हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने हमारी क्लासेस से कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आइए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। क्लास 8th में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है एसिड और बेसिस के बारे में, तो सबसे पहले हम उसको रिकॉल करते हैं कि एसिड और बेस होते क्या है। पहली बात है एसिड, जिन्हें हम कहते हैं अम्ल, और दूसरे हैं बेस, जिन्हें हम कहते हैं क्षार। दोनों को इस तरह लिख सकते हैं हम। एसिड्स क्या होते हैं देखिए, तो एसिड्स की कॉमन डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि वो पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड्स कहा जाता है। द मटीरियल्स विच आर सॉर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड्स। तो इनको जब हम क्लासिफाई करें, डिफाइन करें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एसिड जो हैं इनका पहला गुण क्या है, सॉर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टे। क्षार की जब हम बात करें टेस्ट की, तो क्षार जो होते हैं दीज आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वे। दूसरी बात करते हैं कि एसिड और बेस को कैसे क्लासिफाई करें हम। तो एसिड्स जो होते हैं ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं, चाहे एसिड हो और चाहे बेस हो, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर किसी भी एसिड को डाला जाता है तो वो ब्लू लिटमस ऑटोमेटिकली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। क्षार की जब हम बात करें, ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये अंतर है, यानी कि लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नीले में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, बेस जो होते हैं दीज आर सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब है कि जब इनको छुआ जाता है तो ये साबुन की तरह चिकने होते हैं अधिकतर क्षार। इनके लिए ऐसा कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इनको हम कह सकते हैं दीज आर सोपी टू टच, छूने में साबुन जैसे। ये बात हो गई किसकी, एसिड्स और बेस की। मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया जाए कि दो अंतर लिखे एसिड और बेस में, तो हमें मालूम होना चाहिए। नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है इनमें जो जो अंतर है वो हमने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ बार बार एक वर्ड पढ़ रहे हैं कि लिटमस। तो पहले हम ये जाने कि लिटमस चीज क्या है, कि क्या काम आता है और ये किस तरीके से लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसको हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं आगे और लिटमस के बारे में जानते हैं। देखिए अब ये जो लिटमस है इसने हमें ये बताया कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है, यानी कि इसकी मदद से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी चीज हमारे हाथ में है उसको हम ये पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, यानी कि ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, लिटमस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ इंडिकेटर। एन इंडिकेटर, इंडिकेटर इसे हिंदी में कहते हैं सूचक। यह एक सूचक है। अब क्या सूचना दे रहा है कि दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है, हमें ये सूचना मिल रही है इससे। अब ये मिलता कहाँ से है, तो देखिए लिटमस जो है ये एक लाइकेन जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। पहली बात तो नेचुरल यानी प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक लाइकेन है, उससे प्राप्त किया जाता है, अ लाइकेन जो कि थैलोफाइटा डिवीजन की है। ये एक लाइकेन है, उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस, ठीक है।
जब ये लिटमस ना एसिड के कांटेक्ट में है ना बेस के कांटेक्ट में है, तो ओरिजिनली क्या होता है कि ये जो लिटमस है ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और इससे जब वो पतली पतली स्ट्रिप्स होती है रेड और ब्लू कलर की, जिनको इसमें लिटमस के अंदर सोक करके बनाया जाता है। तो एक लाइकेन है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन की है, उससे हम लिटमस को प्राप्त करते हैं। जब न्यूट्रल होता है यानी ना एसिड ना बेस के कांटेक्ट में, तो ये पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का होता है। क्लियर है। अब ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर होते होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स और नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स या नेम टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनको अब हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। देखिए नेचुरल इंडिकेटर सबसे पहला तो हमने लिख दिया लिटमस, दूसरा है हल्दी या टर्मरिक, टर्मरिक ये हो गया लिटमस, दूसरा हो गया हल्दी। हल्दी कैसे है तो आप याद कीजिए कि मान लीजिए कभी हमारे किसी कपड़े पर सब्जी या करी का दाग लग जाता है, तो जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो साबुन लगाते ही उसका कलर चेंज हो जाता है, वो एकदम रेडिश कलर का हो जाता है, और पानी से धोने के बाद जब सुखा देते हैं तो दोबारा हल्का पीले कलर का ही सब्जी जैसा दाग हो जाता है। तो हल्दी भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा जो कैबेज होता है, रेड कैबेज की लीव्स, वो भी काम में आती हैं। किसके, वो भी नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम में आती है। तो ये तो बात हुई नेचुरल इंडिकेटर्स की, यानी वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैन मेड या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। यानी कि संश्लेषित सूचक। इनको हम नोट करें तो पहला जो है संश्लेषित सूचक ये है मिथाइल ऑरेंज, यानी एसिड और बेस में इनके कलर अलग अलग होंगे, इसलिए पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है फिनोफ्थिलीन, ये रहा फिनोफ्थिलीन। स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये हो गया मेथिल ऑरेंज, और ये हो गया फिनोफ्थिलीन। ये हो गए हमारे प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक। इनके नाम अधिकतर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का जो मेन पार्ट था वो हमने नोट कर लिया। अब अगले जो इंडिकेटर्स आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के बाद अगले जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ये जो तीनों इंडिकेटर्स हमने पढ़े, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन तीनों के एटलीस्ट दो एग्जांपल हमें याद होने चाहिए। चलिए थर्ड नंबर नोट कर लेते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंधीय सूचक। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब है जो हमारे सूंघने से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हिंदी में हम नाम पढ़ रहे हैं गंधीय सूचक, गंध यानी सुगंध या दुर्गंध जो भी है वॉटएवर, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो देखिए इसके लिए एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि हम ये करते हैं कि एक प्याज लेते हैं और उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि एक कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं और उस कपड़े के अंदर उस प्याज को डाल देते हैं, कटे हुए प्याज को अच्छे से उसको पैक कर देते हैं, बांध देते हैं या तो, और इस कपड़े को जिसके अंदर प्याज है इसे हमें पॉलीथीन बैग में डालकर और फ्रिज में रख देते हैं। रात भर रखा रहने देते हैं। अगले दिन सुबह जब हम इसे निकालते हैं, प्याज अब किसी काम के लिए, वो पॉलीथीन भी हम फेंक देते हैं। वो जो कपड़ा है जिसके अंदर वो प्याज था, उस कपड़े के हम 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि वो जो प्याज का रस था उसमें कपड़े ने सोक कर लिया। इसलिए अब हम हमारे टेस्ट को करते हैं कि ये जो 2 टुकड़े किए हमने उस कॉटन के कपड़े के, उसमें एक के ऊपर हम किसी एसिड को डालते हैं, मान लीजिए नींबू का रस डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर हम किसी बेस को डालते हैं, जैसे साबुन के पानी को डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एसिड और बेस को डालने से पहले तो दोनों टुकड़ों में एक जैसे गंध या दुर्गंध जो भी थी वो आ रही थी, लेकिन जब हम एसिड को डालते हैं तो हमें अलग स्मेल आती है, और जब हम बेस को डालते हैं उसी कपड़े पर तो हमें अलग स्मेल आती है। तो इससे क्या पता चला कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो हैं जो एसिडिक मीडियम में तो अलग स्मेल देते हैं या अलग तरीके से इंडिकेशन देते हैं, और बेसिक मीडियम में अलग तरीके से इंडिकेशन देते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होंगे जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अलग अलग तरह की स्मेल देते हैं। इनके एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो ऑनियन हो जाएगा, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल जानते हैं, लौंग का तेल, और वनीला। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब इनको जब हम डिफाइन करें तो दोज प्रोडक्ट्स यानी कि वो पदार्थ who change their odor in acidic and basic medium, यानी कि वे पदार्थ या प्रोडक्ट्स की जगह हम सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में अपनी गंध को परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहा जाएगा। ऑनियन प्याज का रस हो जाएगा, वनीला हम जानते हैं, क्लोव ऑयल को लिखेंगे लौंग का तेल। तो अब हमने पढ़ ली गंधीय सूचक। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक पर। यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, 2 नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल, 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, और कम से कम 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स छोटे क्वेश्चन में 1 नंबर के में पूछा भी जा सकता है आपसे, इसको डिफाइन करने के लिए विद एग्जांपल। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि एसिड और बेस जो है ये किस तरीके से रिएक्शंस अलग अलग तरह की देते हैं। तो पहली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि एसिड और बेस जो हैं ये मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किस तरीके से एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो पहला हम पढ़ते हैं कि एसिड्स विद मेटल्स, यानी कि एसिड जो है ये मेटल के साथ, एसिड यानी अम्ल और मेटल यानी धातु, तो अम्ल धातु के साथ किस तरह क्रिया करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब इसको हम पढ़ना है अगर, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि एसिड और मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि HCl, ये जिंक के टुकड़े हैं और HCl हमने ले लिया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है HCl, हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ZnCl2 प्लस H2। H2 जो है ये गैस है, हमें पता है, जो कि बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये बन गया क्या, जिंक क्लोराइड। ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये जिंक क्लोराइड बन गया, और गैस कौन सी गैस निकल रही है बाहर, हाइड्रोजन गैस। इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम क्या करें, इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं और उसकी मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लेबोरेटरी में ये एक स्टैंड बना दिया हमने, ठीक है। इस स्टैंड से हमने जोड़ दिया है एक टेस्ट ट्यूब को, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के ऊपरी सिरे को हमने किसी कॉर्क से बंद कर दिया है, लेकिन ध्यान ये रखा है कि जब हमने इसको कॉर्क से बंद किया है तो इसमें से एक जो निकास है
निकास मतलब इसके अंदर से एक पाइप बाहर निकाला गया है हमारे द्वारा, और इस पाइप का आखिरी सिरा जो है ये हमने किया है, ये एक मान लीजिए टब है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है सोपी वाटर। सोपी वाटर यानी कि सर्फ डाल दिया पानी में या थोड़ा सा साबुन डाल दिया। अब यहाँ हमने क्या किया है, देखिए कि हमने यहाँ ले रखा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl को, और यहाँ हम क्या करते हैं कि HCl जो हमने लिया है उसके साथ थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब टुकड़े, दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक ग्रेन्यूल्स, हिंदी में हम लिखेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स को दानेदार जिंक के टुकड़े। HCl हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस प्रयोग में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक एसिड है और जिंक एक मेटल है, हमें मालूम है। अब क्या होता है देखिए इस प्रयोग में कि हम इस स्टैंड को लेबोरेटरी में एज इट इज रखा हुआ है, हमने यहाँ ना तो इसको गर्म किया है ना कोई कैटलिस्ट और कुछ नहीं डाला है, केवल जिंक ग्रेन्यूल्स और HCl हमारे पास है। हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इनको जब रिएक्ट कराने लगते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ ये पानी है, लिक्विड है, इसके अंदर से छोटे छोटे बुलबुलों का फॉर्मेशन होने लग जाता है, छोटे छोटे। अब ये जो बुलबुले हैं ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए यही एक रास्ता है, यहाँ से ये जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे, इस साबुन से भरे पानी में। एयर बबल्स साबुन से पानी में आएंगे, साबुन के पानी में तो क्या होंगे, बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनेंगे, और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये पता किया जाए कि ये जो बबल्स हैं इनके अंदर कौन सी गैस है। तो ये जो बबल्स हैं इसके पास जब हम जलती हुई कैंडल को लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। पॉप साउंड हिंदी में इसको कहेंगे पटपट की आवाज के साथ। कैंडल यानी जलती हुई मोमबत्ती लाने पर ये जो बुलबुल हैं इनके पास जब मोमबत्ती को लाते हैं तो वो पॉप पॉप वाले जो हमारे पटाखे आते हैं उसी तरह की पटपट की आवाज होने लग जाती है। इससे ये क्या कंफर्म हो जाता है कि ये जो बुलबुले हैं इनके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हमने ये जाना इस प्रयोग के माध्यम से कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ये तो था सिंपल तरीका। अब इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमको यही पता है कि अगर लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है तो हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या करना पड़ेगा, किसी मेटल को रिएक्ट करवाना पड़ेगा जिससे कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस किस प्रकार बनाई जाती है। कैसे भी पूछ लिया जाए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आराम से इस आंसर को लिख सकते हैं। तो अब हमने ये जाना कि आज वाली क्लास में हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनके एग्जांपल्स पढ़ लिए। ये समझ लिया कि होते क्या है। अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब इनको रटने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक क्लास को अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, तो अब ये 4 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, और आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।